अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। जैसा कि आप जानते हैं, पक्सीनिया जो है ये एक पैरासिटिक फंगस है जिसे आम तौर पर रस्ट फंजाई भी कहा जाता है। रस्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ब्रिक रेड कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, जंग की तरह के होते हैं, जिस तरह जंग का कलर होता है, इसलिए इसे रस्ट फंगस जो है वो बोला जाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है जिसके अंदर दो होस्ट इस्तेमाल होते हैं, दो स्टेजेस इस्तेमाल होती हैं। देखने को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप जब इसको समझेंगे तो आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना ली है। टाइम बचाने के लिए आप भी डायग्राम बनाया करें, प्रैक्टिस किया करें। तो पक्सीनिया जो है इसे रस्ट फंगस कहते हैं। इसके जो पैरासाइट हैं उनमें गंदम, व्हीट, कॉर्न, मकई, बारले, जौ, राइस, रायदाना जो है ये आता है। इन्हें आम तौर पर हम हिट्रोशियस रस्ट कहते हैं। हिट्रोशियस रस्ट वो होता है, वो पैरासाइट होता है जो दो होस्ट पर अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करता है। अगर हम इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्विटिसी। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्विटिसी ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये आम तौर पर ज़्यादातर वीट प्लांट यानी गंदम और बर्बरी जो कि एक ग्रासी हर्ब है, जड़ शर्ब है, उसके ऊपर जो है ये अटैक करता है। तो आइए इसको एक मिसाल के ज़रिए जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसान है, उसका नाम है फजलदीन। उसने अपने खेत में गंदम के पौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं। गंदम की फसल वो काश्त करता है और उसकी जो गंदम है वो आम तौर पर नवंबर के महीने में जो है वो सो करता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना जब आता है तो गंदम के पौधे लहलहा रहे होते हैं, उनके ऊपर अभी फूल वगैरह जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो कहीं से कोई स्पोर जो है इस फंगस का उस किसान यानी फजलदीन की फसल के ऊपर आकर गिर जाता है। लेकिन जो फजलदीन है उसको इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है कि उसकी फसल के ऊपर कोई स्पोर गिरा है। एनी हो, तो मैंने क्या किया है कि मार्च के महीने में ये जो रस्ट के स्पोर हैं ये उस गंदम के पौधे के ऊपर अटैक कर जाते हैं। अब मैंने क्या किया है कि उसकी फसल से एक तना या एक पत्ता जो है वो काटा है और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मैंने यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको दिखा दिया है। इस ग्रीन कलर के पत्ते को जब मैं गौर से देखता हूँ तो इसके ऊपर ऑरेंज कलर के, यहाँ पे ब्लैक में नज़र आ रहा होगा, ऑरेंज कलर के स्पॉट्स लगे होते हैं, रेडिश कलर के स्पॉट्स लगे होते हैं। जिस तरह फिनसियाँ निकली होती हैं, पस्चूल्स निकले होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेडिश पस्चूल्स। और ये जो रेडिश पस्चूल्स होते हैं ये लंबी लंबी कतारों की शक्ल में होते हैं। तो ये पहली स्टेज होती है इस फंगस के अटैक की। इसे आम तौर पर हम यूरिडीनियल स्टेज कहते हैं। यूरिडीनियल स्टेज में यूरिडिया जो कि एक स्पोर्स होते हैं और एक रो के अंदर, कतार के अंदर जो हैं वो पौधे के तने या पत्ते की एपिडर्मिस के अंदर बनते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो यूरिडीनियल स्टेज है और यूरिडिया हैं और यूरिडियोस्पोर्स हैं ये क्या होते हैं और ये कैसे अपने आप को इन्फेक्ट करते हैं। अब मैंने उसको समझने के लिए मैंने उसका एक जो यूरिडिया है उसको बाहर निकाल लिया। यूरिडिया ज़्यादा हो यूरिडिया और अगर एक हो तो यूरिडियम। तो ये मेरे पास एक यूरिडियम है जिसके अंदर रोज़ ऑफ स्पोर जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये असल में पौधे के पत्ते या तने के अंदर पेनिट्रेट हुए होते हैं। तो मैंने उसके अंदर से यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकाला है, इसे कहते हैं यूरिडोसोराए, सोरस से निकला है। यूरिडो जहाँ पर यूरिडोस्पोर्स होंगे, सोरस कहते हैं वो जगह जहाँ पर ये स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो यूरिडोसोरस है इसके अंदर आपको ग्रीन कलर के
वेजिटेटिव सेल्स नज़र आ रही हैं जो कि तने या लीफ के हो सकते हैं। उसके ऊपर फंगस का हाइफी ग्रो कर रहा है और उस हाइफी के ऊपर डंडी स्टाक के ज़रिए यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। अब ये होस्ट टिश्यू जो हैं इनके अंदर फंगस के हास्टोरिया जो हैं ये जड़ों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो पौधों के सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं ताकि वो रैपिडली ग्रो कर सकें। तो पौधे जो फजलदीन की फसल थी उसकी तमाम फसल के ऊपर ये स्पोर्स मौजूद थे, उसके पत्तों के अंदर, उसके तनों के अंदर ये पेनिट्रेट कर चुके थे और रेडिश कलर का जो है वो ह्यू रंग दे रहे थे। तो जब उसको देखा गया तो उसके तने के अंदर, पत्तों के अंदर, सेल्स के अंदर फंगस ग्रो कर रही है। फिर ये जो यूरिडोसोराए होते हैं इनके ऊपर जो हाइफी हैं वो तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उनके ऊपर एक स्टाक डंडी वाला स्ट्रक्चर लगता है। उसके ऊपर फिर एक ग्लोबोज शेप का, गोल शक्ल का एक स्पोर बन जाता है जिसे यूरिडोस्पोर्स कहते हैं। ये बायन्यूक्लिएट होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब इसको मज़ीद स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ से एक यूरिडोस्पोर जो है उसको बाहर निकाल लिया, बड़ा कर लिया ताकि उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर सकें। तो ये यूरिडोस्पोर की स्टाक है, डंडी है, उसकी ये ग्लोबोज फॉर्म है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, N+ और N नेगेटिव, क्योंकि ये डाइकैरियोटिक है। डाइकैरियोटिक का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस वाला। उसके बाद फिर इसका अंदरूनी कवर है इंटाइन, उसके बाद इसका बैरूनी कवर है जिसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन जो है इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं बारीक बारीक, इसलिए उसे बोलते हैं एचिनुलेट एक्साइन। एचिनुलेट पढ़ लें, एकिनुलेट पढ़ लें, दोनों ही सही हैं। एकिनुलेट एक्साइन, एक्साइन कहते हैं बैरूनी खोल को जिसके ऊपर कांटे लगे हों। तो ये जो कांटों की मौजूदगी की वजह से ये स्पोर है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो भी मौजूद होता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये बनते रहते हैं तने के अंदर भी और पत्ते के अंदर भी, और वहाँ से फिर ये पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद पौधे की एपिडर्मिस को ब्रेक करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। फिर उसके बाद ये दूसरे पौधे पर गिर जाते हैं, फिर तीसरे पौधे पर गिर जाते हैं और इस तरीके से ये फैलते चले जाते हैं और पूरी की पूरी फसलों को ये इन्फेक्ट करते चले जाते हैं। अभी इस साल तो फजलदीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अभी डिज़ीज़ का आगाज़ है। नेक्स्ट ईयर शायद इसको ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है इसका सामना करना पड़े। उसके बाद फिर ये जो स्पोर्स होते हैं ये दूसरे पौधे के ऊपर जब ग्रो करते हैं, जहाँ पर जाकर गिरते हैं, वहाँ पर फिर ये दोबारा जर्मिनेट होते हैं वहाँ पर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने जर्मिनेटिंग जो स्पोर है वो आपको दिखा दिया है। तो इसके ऊपर एक जर्म पोर होता है, जर्म पोर के ज़रिए एक ट्यूब निकलती है, एक हाइफी डिवाइड होता है जो कि फैलता चला जाता है। पौधे के स्टोमेटा के ज़रिए ये एंटर हो जाते हैं और पौधे की एपिडर्मिस के अंदर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये बैरूनी लेयर है जहाँ पर एकाइंस मौजूद हैं, अंदरूनी लेयर है इंटाइन है, एक्साइन बैरूनी लेयर को कहते हैं, जर्म पोर है, साइटोप्लाज्म है, ये सारे आपको इचाइंस नज़र आ रहे हैं। वहाँ से जर्म ट्यूब के ज़रिए इसका हाइफी ग्रो करता है जो कि न्यूक्लियस की तरह डाइकैरियोटिक होता है और ये दूसरे पौधे के ऊपर भी फैलना शुरू कर देता है। इस तरीके से ये इन्फेक्ट करता चला जाता है। तो यहाँ पर इसकी पहली स्टेज जो है वो एंड हो जाती है जिसे यूरिडीनियल स्टेज कहते हैं और इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें यूरिडोस्पोर्स कहा जाता है। और ये जो यूरिडोस्पोर्स हैं ये तेज़ी के साथ इन्फेक्ट करते चले जाते हैं और इर्द गिर्द की फसलों को, इर्द गिर्द के पौधों को भी मुतासर कर देते हैं। उसके बाद फिर अगली स्टेज आ जाती है, इसे कहते हैं टीलियल स्टेज। अब टीलियल स्टेज जो है उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ। अब ये वो पौधा है जो उसके साथ मौजूद था, उसके ऊपर भी ये स्पोर जब गिरा तो वहाँ पर भी उसके पत्ते को जब मैंने काट कर देखा, ग्रीन कलर का मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी रेड ऑरेंज कलर के स्पॉट्स मौजूद हैं। इसे टीलियम कहते हैं। ये आम तौर पर जब फसल पकने वाली होती है, मई का महीना आ जाता है, तैयार होने वाली होती है, उस वक्त बनते हैं। मई के महीने में जब मैंने ये टीलियम जो है ये इसको निकाला, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो ये जिसके ऊपर भी ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, जब इसको मैंने बड़ा करके देखा तो इसको कहते हैं टीलियोटोसोराए, टीलियल स्टेज से निकला है। जब इसको बड़ा करके देखा तो ये आपके होस्ट के टिश्यू के सेल हैं, एपिडर्मल सेल हैं, जहाँ से ग़िज़ा हासिल करेगा हाइफी,
उसके अंदर हास्टोरिया आ जाएंगे जहाँ जो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, हाइफी ग्रो करेगा और उसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसे टीलियोटोसोराई कहते हैं। इसके अंदर फिर स्पोर्स बनेंगे। ये भी डाइकैरियोटिक होते हैं, एक न्यूक्लियस ऊपर है एक नीचे है ये, लेकिन ये थोड़े से बैजवी होते हैं, ओवल होते हैं और इनके किनारे जो हैं वो भी टैप प्रकार रहे होते हैं। तो ये आपको ये हैं, ये टीलियोस्पोर्स नज़र आ रहे हैं। इसके इर्द गिर्द पैराफाइसिस होते हैं, स्टीराइल हेयर होते हैं जो इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, और ऊपर एपिडर्मस होती है जिसके अंदर ये डेवलप हो रहे होते हैं। साथ साथ फसल पक रही होती है, साथ साथ ये टीलियोस्पोर जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो जैसे ही काश का मौसम आता है ये टीलियोस्पोर जो हैं वहाँ से निकल आते हैं, पत्तों के एपिडर्मस को फाड़ कर मैच्योर होने के बाद ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टीलियोस्पोर जो है वो आपको दिखा दिया है। इसके अंदर दो खाने होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसमें होता है, एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसमें होता है। इसके अलावा जर्म पोर होता है, एक एपिकल और एक लैटरल, साथ एक छोटी सी स्टाक होती है। ये डॉर्मेट होता है और ज़मीन के अंदर जो है वो सो जाता है काफ़ी अरसे के लिए, इन डॉर्मेट होकर पड़ा रहता है मिट्टी के अंदर। तो ये जो लाइफ साइकिल है इसका दो स्टेजों का, यूरिडिनियल स्टेज और टिलियल स्टेज, ये गंदम के पौधे में कंप्लीट होता है। शुरू में ग्रीन प्लांट्स में और फिर फसल पकने के बाद ये मैच्योर होने के बाद ये ज़मीन पर गिर जाता है और जो है ये पड़ा रहता है नेक्स्ट क्रॉप आने तक। तो अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और अगर ये हल्का फुल्का हो तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब अगली जो स्टेज है उसमें हम क्या देखेंगे कि उसको हम कहते हैं बेसिडियल स्टेज। बेसिडियल स्टेज में ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन अब इसका जो दूसरा होस्ट है वो होगा बारबरी। बारबरी एक श्रब है और झाड़ीदार पौधा है, इसका नाम है बर्बेरस वल्गैरिस। ये इसको तलाश करेगा। अब इसकी जो बाकी ज़िंदगी है स्पोर की उसके अंदर जो है वो गुजरेगी, इसलिए इसको हिट्रोशियस रस्ट कहते हैं क्योंकि इसके दो होस्ट होते हैं। अब ये जो स्पोर जो मैंने आपको बताया था टीलियोटोस्पोर, ये जर्मिनेट करेगा। इसके देखें दोनों न्यूक्लियस जो थे यहाँ से भी हाइफी ग्रो कर रहा है, यहाँ से भी हाइफी ग्रो कर रहा है। ये जो हाइफी यहाँ से ग्रो कर रहे हैं ये आम तौर पर, अब यहाँ से मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको लेके जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्प्रिंग जब अगला मौसम बहार आएगा, ये तो पड़ा हुआ था, जब नेक्स्ट ईयर मार्च का महीना आएगा मौसम बहार आएगा तो ये बर्बरी प्लांट को तलाश करेगा, उसके अंदर जो है ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा और वहाँ से इसका जो हाइफी है वो ग्रो करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम के ऊपर फिर 4 मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स बनते हैं जिन्हें बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, और या इन्हें स्पोरिडिया भी बोला जाता है। ये जो स्टेज है इसे बेसिडियल स्टेज कहते हैं। ये थोड़ी सी जो है ना टेम्पोरेरी स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है जो सिर्फ जर्मिनेशन के लिए जो है वो आती है। उसके बाद फिर पिकनियल स्टेज आ जाती है। पिकनियल स्टेज जो है ये आमतौर पर बर्बरी लीफ के अंदर होगी और इसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये पौधे जो हैं ये पौधों बर्बरी पौधे के लीफ के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए उसके अंदर एंटर हो जाएंगे और वहाँ पर अपर एपिडर्मस जो है या लोअर एपिडर्मस जो है उसके अंदर जाकर ये एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और वहाँ पर इसके हाइफी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें ये दो कंस्ट्रक्शन बन गई है, एक दो न्यूक्लियस है यहाँ पर डाइकैरियोटिक, ये वही टीलियोस्पोर की मैं बात कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अभी कैरियोगैमी नहीं हुई। उसके बाद अगली स्टेज में कैरियोगैमी हो जाती है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, कैरियोगैमी हो जाती है और ये दोनों मिल जाते हैं और ये डिप्लॉयड हो जाते हैं। डिप्लॉयड होने के बाद ये वही स्पोर है टीलियोस्पोर, अब इसमें जर्मिनेशन शुरू हो गई है, हाइफी बनना शुरू हो गया है। हाइफी जो हैं इनके जो अंदर जो हाइफी बनते हैं उन्हें एपीबेसिडियम कहते हैं। एपीबेसिडियम यानी अभी वो स्टार्ट हुआ है। इसमें फिर मियोसिस होती है, दोनों न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में भी और इस न्यूक्लियस में भी, और इसके नतीजे में 4 सेल बनते हैं। ये देखें 2 और 2 4, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। इसी तरीके से इधर भी 4 सेल बन रहे हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो मियोसिस के ज़रिए फिर वो दोबारा सेल जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर फिर ये जो हाइफी होते हैं इनको अंदर सेप्टेट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे स्टेरिग्मा कहते हैं। ये जो स्टेरिग्मा होता है इसके ऊपर फिर बेसिडियम लगते हैं और बेसिडियम के ऊपर फिर ये स्पोर्स बनते हैं जिन्हें बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। बेसिडियोस्पोर जो हैं ये हैप्लॉयड होते हैं और ये फिर दोबारा जो बर्बरी प्लांट होता है उसके लीव्स के अंदर ही
एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोरस बनाते हैं, जिसे पिकनीडियम कहते हैं। ये पिकनीडियम है। अब ये पौधे का लीफ का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एपिडर्मल सेल्स हैं, ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर आपको पिकनीडियम नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये स्पोर जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर हाइफी बना लिए हैं। हाइफी बनाने के दौरान दो तरह के हाइफी बनते हैं। एक रिसेप्टिव हाइफा होता है, जिसके अंदर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और ये रिसीव करता है दूसरे सेल को। इसी तरीके से कुछ जो हैं वो सेल्स ऐसे हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं, जिन्हें पिकनियोस्पोर्स या स्पर्मेटिया कहते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये जो है जर्मिनेट करते हैं, उगते हैं, और उसके नतीजे में बहुत सारे नए स्पोर पैदा होते हैं। ये स्पोर ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग डेवलप हो जाती है, जिसे ऑस्ट्यूल कहते हैं। ऑस्ट्यूल के ज़रिए ये डिस्पर्स होते हैं और दूसरे पौधों को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो स्टेज है ये पिकनियल स्टेज है, लिहाजा यहाँ पर सारे जो स्पोर्स बनेंगे उन्हें पिकनियोस्पोर जो है वो नाम देंगे, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसे पिकनीडियम जो है वो बोला जाएगा। इसके अलावा जो स्पर्मेटियम होते हैं जो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्टिव हाइफा होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। तो सम टाइम क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटिया होते हैं, ये एक स्पर्मेटियम जो है रिसेप्टिव हाइफी के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद यहाँ पर डाइकैरियोटिक एक सेल जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये भी कहाँ पर हो रहा है, बर्बरी पौधे के पत्ते के अंदर हो रहा है। स्पोर जो हैं ये भी निकलेंगे, दूर दराज जाकर दूसरे पौधों पे को भी मुतासर करेंगे, और इसी पौधे के पत्ते के अंदर एक और स्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, जिसे हम आमतौर पर एक्ियल स्टेज बोलते हैं। ये जो एक्ियल स्टेज है ये फिर इस पैरासाइट का आखिरी मरहला होगा। अब एक्ियल स्टेज को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर देखें, ये वही बारबरी प्लांट है, उसका पौधे का पत्ता है। जब आप इसको उठा कर देखेंगे नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर आपको रेड कलर के, ऑरेंज रेडिश कलर के स्पॉट्स नज़र आएंगे, कप्स नज़र आएंगे, जिन्हें एसिडिया कप्स कहते हैं। एक्िडिया या एसिडिया पढ़ लें, एक ही चीज़ है। एक्िडिया कप जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर मैं एक कप को ज़रा बड़ा करके देखूं तो इस कप के अंदर आपको बहुत सारे स्पोर्स नज़र आएंगे, जिन्हें एक्िडियोस्पोर्स कहा जाता है। ये एक्िडियोस्पोर जो हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं पौधे के पत्ते से निकल कर, और वेट करते रहते हैं नेक्स्ट ईयर जब गंदम मार्च के महीने में लगाएगा किसान फजल दीन, उसके पौधों के ऊपर ये फिर अटैक कर देंगे, और ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अब ये जो एक्िडियोस्पोर्स होते हैं इसको थोड़ा सा मैंने और डिटेल के साथ डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ से मैंने क्रॉस सेक्शन यहाँ से लीफ का लिया है। तो ये लीफ की अपर एपिडर्मस है, ये लीफ की लोअर एपिडर्मस है। तो ये मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था पिकनियम बनता है, पिकनीडियम बनता है। तो ये एक पिकनियम है, ये नोकीला होता है, अपर एपिडर्मस के नीचे बनता है, जो कि पिकनियोस्पोर या स्पर्मेटिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन कभी कभार उनके रिसेप्टिव हाइफी और स्पर्मेटियम जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में एक पेरिडियम बनता है लोअर एपिडर्मस के पास। ये जो पेरिडियम होता है इसके अंदर फिर स्पोर्स डेवलप होते हैं, जिन्हें एसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ये जो एसिडियोस्पोर्स होते हैं ये फिर उस पेरिडियम को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और बिखर जाते हैं, और वेट करते हैं कि इन्हें नेक्स्ट प्लांट जो है वो मिल जाए गंदम का, तो उसके ऊपर ये अटैक कर दें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसके अंदर तकरीबन 5 स्टेजेस आती हैं। यूरिडीनियल स्टेज है, टीलियल स्टेज है, बेसिडियल स्टेज है, पिकनियल स्टेज है, और एक्ियल स्टेज है। लेकिन अगर आप इसको अगर तरतीब के साथ लेकर चलेंगे तो ये आसानी के साथ ये आपको सारा साइकिल जो है वो समझ आ जाएगा। तो अगर ये जो स्पोर्स होते हैं किसी फसल के ऊपर जब अटैक करते हैं तो उसके पत्तों को, उसके तने को कमज़ोर कर देते हैं, और जो पूरी की पूरी फसल है वो तबाह हो जाती है। इन्फेक्शन अगर हल्का फुल्का हो तो इतना टॉलरेट हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो पूरी की पूरी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।